हिमाचल की ग्राउंड रिपोर्ट किसे कहते हैं वो आप समझिए। हिमाचल में कोई ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए बताने के लिए आएगा तो शिमला के आसपास 5-10 किलोमीटर घूमा और फिर उसके बाद में वापसी। लेकिन शिमला से कहने को तो हम भी शिमला से 25 से 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन इतनी दूर आने के लिए भी आपको कई घंटे का सफर तय करना पड़ता है। कई रोड हैं, पूरा घुमावदार रोड है। और एक ऐसे गांव जटोली, इस गांव का नाम है जटोली, ये गांव का नाम है। और ये जरा मैं आपको तस्वीर आपको दिखाऊंगा। और हमारे साथ में एक शख्स है जो इसी गांव के हैं, उनको हमने बुलाया है और इस पूरे गांव को, इस इलाके को, यहाँ के हिमाचल के मुद्दों को, हिमाचल में चुनावी मुद्दों को, तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हिमाचल में देखिए आप कहाँ से जो है वो पहाड़ की तलहटियों से वो धीरे धीरे गाँव की, ये घरों की जो है शुरुआत होती है। और जो हमारे साथ में अभी है, मैं आपसे मिलवाता हूँ, वो बता रहे हैं कि ये अलग अलग घर जो है वो अलग अलग गाँव के घर है। एक एक गांव में जो है थोड़ी थोड़ी बहुत कम कम आबादी है। पूरी हिमाचल की आबादी जो है वो 60-70 लाख आबादी है। और ऐसे में, और ये जो पेड़ है सेब के पेड़ है, तो सेब के बारे में भी हम बात करेंगे, हिमाचल के मुद्दों के बारे में बात करेंगे, हिमाचल में यहाँ पर किस तरह से कनेक्टिविटी है उसके बारे में बात करेंगे, कई सारी चीज़ों में बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? भूपराम ठाकुर। भूपराम ठाकुर। तो आपका यही मकान है इधर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ? हाँ जी। तो क्या बताएंगे हमें इधर, जैसे कि आप हमें अभी बता रहे थे कि ये गांव है, ये तो गांव ये अलग अलग है, अलग अलग गाँव है। क्या क्या नाम है इनका, थोड़ा बताएंगे? इनका ये जो घोग रहा, ये जो तलहटी के हाँ जो जी, गांव आपको दिख हाँ रहे जी, हैं, हाँ ये जो जी, घर हाँ दिख जी, रहे हैं, ये बगना रहा, बगना रहा, और ये तो जहाँ खड़े हम, ये ये जटोली जटोली है। हाँ। और सामने जो गांव है, हाँ। ऊंचा पहाड़ है, हाँ। वो नाला गांव है। हाँ। उसके साथ ही काछट गांव है। हाँ। उधर को डुमैर पड़ गया। हाँ। और ये सामने जो गांव है ये करियाली के नाम से जाना तो इन जाता सारे गांवों को अगर हम मिला लें, आपने ये खड़े खड़े यहाँ पे जो है करीब 10 गांव के हाँ नाम जी, बता हाँ जी, दिए, हाँ जी, हाँ जी। तो इन 10 गांवों में 100 घर भी होंगे? ना 100, 150-200 का, 150 घर होंगे। 150-200। तो ये देखिए आप, एक अलग चीज है। और ये कवर करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आपको 10 गांव यहाँ पर दिख रहे हैं और 10 गांव में केवल 150 घर है। एक अलग सी चीज जो है वो जी आइए थोड़ा। तो ये जो है वो हम कोशिश ये करेंगे कि आबादी कम है, आबादी कम, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल के मुद्दे क्या हैं। क्योंकि भाजपा कह रही है कि मोदी जी ने 370 हटाया, उसके नाम पर वोट है। भाजपा कह रही है कि यूसीसी कॉमन सिविल कोड जो है उसको जो है वो लेकर के आएंगे। तो ये सारी चीजें क्या वाकई जहां पर आबादी नहीं है उन लोगों के लिए ये समान नागरिक संहिता, ये तमाम मुद्दे जो है वो मैटर भी करते हैं, या यहाँ के कुछ मुद्दे और हैं, उन पर बात करेंगे। बाबू जी, आपको क्या लग रहा है इस बार जब लोग वोट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या है लोगों के मन में, और लोग किस चीज को देख करके वोट कर रहे हैं? लोगों के मन में है जी, इनका अपना मैनिफेस्टो है, बीजेपी का अपना है, कांग्रेस का अपना है। तो लोग देखते मुनाफा कहाँ से आता है, तो कांग्रेस पार्टी ने दिया भी है लोगों को। मैं रोकते रोकते आपको बात करते चलेंगे। आप ये कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो देखते हैं, तो क्या वाकई हिमाचल की अगर हम बात करें और जहां पर इतनी कम कम आबादी है तो इतनी बारीक चीजें, क्योंकि मैनिफेस्टो बहुत बारीक होता है, क्योंकि चुनाव में नारे और तस्वीरें और नेता का चेहरा, बस इन्हीं चीजों पे बात खत्म हो जाती है। मैनिफेस्टो क्या है लोग बात तक नहीं करते हैं। नहीं करते। तो क्या हिमाचल में मैनिफेस्टो और ये तमाम चीजें हैं? मैनिफेस्टो के आधार पे कुछ नहीं होता है यहाँ। जो भी पार्टी निकालती है मैनिफेस्टो, हाँ। उसमें मतलब 5% भी नहीं मिलता। अब नौकरियों का पिछली सरकार ने दिया, भाजपा सरकार ने, कि 5 लाख नौकरी देंगे, तो मेरे ख्याल ज्यादा से ज्यादा 200-250-300 नौकरियां मिली, जबकि पोस्टें खाली पड़ी है। 5 लाख पे 200-250 की आप बात कह रहे हैं? हाँ, 200-250 नौकरियां पूरे हिमाचल में मिली है। हाँ। ये हम दावे से कहते हैं। हाँ। अब दूसरी सरकार है जी कांग्रेस की, वो बोल रहे 5 लाख नौकरी देंगे, प्रतिवर्ष 1 लाख देंगे। तो उनका मुद्दा भी देखते कितना भारी होता है, कितना आप अच्छा। क्या करते हैं? आप रिटायरमेंट हैं या कैसे? नहीं, मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ। अच्छा। और मैं किसान है आप? किसान हूँ, और यहाँ का नंबरदार भी हूँ, नंबरदार होते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे नंबरदार हैं, तभी आपकी जो है पॉलिटिकल समझ भी खूब अच्छी है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हिमाचल में ओपीएस का मुद्दा बड़ा जो है वो महत्वपूर्ण है, कि पुरानी जो पेंशन स्कीम है उसका गाँव में क्या असर है? कांग्रेस सरकार ने किया, उसका असर कुछ पड़ रहा है कि 2003 जो एम्प्लॉयज लगे, हमारे बच्चे ही है, तो शायद हो सकता है कांग्रेस सरकार करे। तो देखना तो पड़ेगा, क्योंकि मुद्दे करते रहते हैं तो लोगों में ठगी तो चलती रहती है हर साल, हर 5 साल में। टीवी में अभी आखिरी के जो 2-3 दिन है उसमें रुझान भी बदले। जो पहले टीवी में पूरा बीजेपी का एक तरफा दिखा रहे थे, फिर वो रुझान बदलते बदलते अब बराबर बराबर, और कुछ में कांग्रेस की तरफ भी जो है रुझान गए। तो क्या वाकई गांव में भी, जमीन पर भी लोगों का रुझान बदल रहा है? कांग्रेस मजबूत दिख रही है या बीजेपी मजबूत दिख रही है?
आज की डेट में देखा जाए तो कुछ कांग्रेस ज़्यादा मजबूत दिखती है। ओपीएस का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा भी है और महिलाओं के लिए इन्हें 1500 रुपया 18 साल से 60 साल तक रखा है, वो भी कुछ मुद्दा उभर रहा है। तो उसके बाद भाजपा का मैनिफेस्टो भी आया, उन्होंने भी ये मुद्दे रखे हैं। वो 8 लाख नौकरी बोल रहे हैं, 5 वर्ष में कि 8 लाख नौकरी देंगे, परंतु भाजपा को तो पहले भी देख लिया लोगों ने। 5 लाख मोदी जी के चेहरे पे वोट नहीं है इधर। यहाँ हिंदुत्व का नारा नहीं, यहाँ पहले ही हिंदू है हिमाचल प्रदेश। हाँ, टोटली, क्योंकि देवी देवताओं को ज़्यादा मानते हैं। हाँ। तो देवी देवता हुए, भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, तो उसमें ज़्यादा आस्था है। तो वही तो वो कह रहे हैं कि मैं पोस्टर देख रहा था शिमला से, जब इधर मैं कुफरी की तरफ जब निकला तो मैं पोस्टर देख रहा था कि मंदिर के पोस्टर लग रहे हैं कि राम मंदिर बनवाया, फिर उसके बाद में उज्जैन में जो है वो कॉरिडोर बनवाया, ये सारी चीजें जो है वो पोस्टर में लगा करके बताया जा रहा है। तो वो हिंदुत्व का वो मुद्दा काम नहीं कर रहा है क्या? नहीं, हिमाचल में हिंदू तो है, ये हिंदुत्व का मुद्दा क्या काम करेगा यहाँ? अच्छा, यहाँ सब देवी देवताओं को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, सब मानते हैं, क्योंकि हर घर में देवताओं की पूजा है। साथ में ही हमारा मंदिर है, माऊ नाग देवता है। हाँ। जिसको नारायण भगवान ने वरदान दिया था, कर्ण के अवतार है। तो यहाँ पर तो देवता को मानते ही है। अच्छा, मैं पॉलिटिक्स की जो है वो बात भी जारी रखेंगे, राजनीति की बात भी जारी रखेंगे, लेकिन आप चूंकि किसान भी हैं और हम खेत में भी खड़े हैं और पहाड़ की तलहटियों में भी है और सेब के यहाँ पर ये पेड़ है। सेब का बगीचा। तो ये थोड़ा सा इस पेड़ पे थोड़ा सा वो लग रहा है कि सेब जो है वो थोड़ा बचा हुआ, बाकी तो पेड़ सेब की फसल खत्म हो गई। सेब की फसल। तो ये थोड़ा पेड़ के बारे में, सेब की फसल के बारे में, इसके बारे में बताइए कि ये कब जो है वो पौधा लगता है, कितने दिन में पौधा तैयार होता है। और वैरायटी है रॉयल। हाँ, रॉयल वैरायटी एक लंबी उम्र की वैरायटी है और ये पौधा लगेगा हमारे अभी जैसे दिसंबर से लेकर मार्च तक। अच्छा, दिसंबर में छोटा पौधा लगेगा। तो ये इसकी अब उम्र लंबी है और ये जो क्रॉप देता है ये कुछ अरसा ले लेता है। हाँ, तो ये जो पौधा लगाया ये आपने, छोटा पौधा है आपका? ये छोटा पौधा, ये दूसरी वैरायटी। कब लगाया है आपने? ये इसको बोलते हैं हमारे अर्ली वैरायटी का सेब है ये। इसकी अवधि 18-20 साल होती है। और ये अभी आपने लगाया है, ये 18-20 साल तक चलेगा? हाँ, 18-20 साल तक। 18-20 साल तक चलेगा। इसकी उम्र तो कम से कम 50-60 वर्ष की है। ये जो पौधा है ये रॉयल, ये रॉयल है। हाँ जी। अच्छा, ये सेब जो है ये थोड़ा सा सूखा हुआ है, थोड़ा इधर आइए आप लोग। हाँ, तो ये सेब है, हाँ, ये अभी सूख गया है। तो सेब जो है कब से कब उतरता है यहाँ पे? यहाँ हमारा हो जाएगा मतलब समझो अगस्त शुरू से सितंबर 15 तक सेब उतरता है। अभी इसमें फल आना कब शुरू होगा, पत्ते आने कब शुरू होंगे? अब आगे मार्च से जी, आगे मार्च से फ्लावरिंग होगी, फिर अप्रैल में इसकी क्रॉप आ जाएगी, इसकी छोटा छोटा पौधा होगा। तो उसके एक पेड़ पे कितना सेब उतरता है तकरीबन? अब जितना बड़ा पौधा होगा उतना अच्छा सेब उतरेगा। 2-3 पेटियां इस पे, अगर ये पौधा मेरे सामने है, इस पौधे में कितना सेब उतरेगा? इसमें 3 पेटियां उतर, 3 पेटी। 3 पेटी? हाँ जी, 3 पेटी। वजन के हिसाब से अगर हम बात करें 60 किलो। 60 किलो से? हाँ जी। अब जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा क्रॉप हो जाएगी। लेकिन तब तो ज्यादा तो इसकी 20-25 पेटी तक भी जाती है। काफी बड़ा पौधा होता है रॉयल का। अब छोटे पौधे में तो 10-15 किलो हार्डली निकलता है, जो अभी नई वैरायटी चली है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा फिर ऐसा लगा कि मेहनत जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि जो आमदनी हो रही है, जो निकल के पैदावार हो रही है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं है। और क्योंकि इसमें ऐसा है कि ये इधर एक इलाका ऐसा है कि इसमें बजरी की मार ज़्यादा होती है और नेट लगाना पड़ता है, नेट में रहे तब तो सेफ है। किस चीज़ की मार? बजरी, ओला। अच्छा, ये जो ओले पड़ते हैं, जो बारिश के साथ में जो ओले आते हैं, उसकी ज़्यादा मार है। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं? नेट लगा देते, जाली। तो वो अलग से खर्चा रहेगा? वो अलग से खर्चा होता है, उसके लिए अलग से पैसा लगाना पड़ेगा। से करते रही है कोशिश इसमें कि सब्सिडी दी जाए, क्योंकि पहले तो पेमेंट जमींदार को ही देनी पड़ेगी। तब केस चले गए, रूटीन में सब्सिडी भी मिलती है बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु वो मिलता है या नहीं मिलता वो बाद की बात है, पर नेट तो अपना ही लेना पड़ेगा। अच्छा, ये सेब का मुद्दा जो है वो हिमाचल के चुनाव में इस बार सुनने में आ रहा है। सेब खूब जो है वो दोनों पार्टियां सेब के मुद्दे पर बात कर रही है कि बीजेपी कह रही है कि इस बार सेब के मुद्दे पर जो जीएसटी उसको 12% तक उसकी पैकिंग जो है वो कर देंगे। तो आपको जब ये सेब की पैकिंग जो है उसका आपका जितना भी ये मटेरियल जाता है, तो उस पर कितना नुकसान आपको लगता है कि अगर जीएसटी 12% है भी तब भी कितना नुकसान है? उससे पहले जब जीएसटी ज़्यादा थी तब कितना नुकसान था? जीएसटी में तो नुकसान ही था जी, जीएसटी पहले नहीं थी। ये तो अभी हुआ मुद्दा 2-3 वर्ष में कि जीएसटी लगाई जाए, फसल पे भी जीएसटी
आटे पे जीएसटी, तो वो तो घर जमींदारों को तो घातक ही है। तो आप ये चाहते हैं कि इस पे जीएसटी लगे ही ना? नहीं लगे। जो 12% हाँ जी। बीजेपी कह रही है कि निर्धारित 12% मूल्य कर दे सरकार इसका, निर्धारित मूल्य कर दे तो उसमें ठीक है, हर लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, जमींदार भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर निर्धारित मूल्य नहीं होता, जीएसटी लगती रहेगी, अब पता नहीं क्या भाव बिक रहा है, तो जीएसटी तो गई। तो ये वाकई जो यहाँ के किसान हैं उनके दिमाग में है कि ये जीएसटी लग रही है हमारे पेड़ों के ऊपर, हमारे जो है फलों पर, जो हमारा जो मेन जो इनकम का सोर्स है हाँ जी। उसके ऊपर लग रही है, तो ये जो है उसको चुभ रहा है कहीं पे, या लग रहा है कि नहीं सरकार सोच रही है, सरकार करेगी, मोदी जी करेंगे या जयराम ठाकुर करेंगे? कोई भी सरकार आए ना, जीएसटी तो नहीं होनी चाहिए, हम तो कहते हैं, क्योंकि जिम्मेदार की अपनी क्रॉप है, वही तो प्रॉफिट है जिम्मेदार को। अगर मिले ना कुछ तो वो साल भर की वो रोटी चला सकता है। अब छोटी फसलें, सब्जी वगैरह हो, उसमें भी जीएसटी लग जाए तो गलत है। अभी यहाँ पे आपके यहाँ पे बर्फ पड़नी शुरू होगी, दिसंबर के आखिरी में बर्फ पड़नी शुरू होगी और मार्च तक रहेगी। कितनी बर्फ पड़ती है आपके इधर? ना कभी तो 4-5 फुट भी बढ़ जाती है। 4-5 फुट? हाँ जी। तो आप जैसे बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको ज्यादा ठंड का खतरा होता है, तो कैसे जो है आप घरों में इंतजाम करते हैं उसके लिए? ना वो लकड़ी वगैरह कर देते हैं हम, लकड़ियाँ ना, तो उसमें हो जाता है। तो उसके लिए टीडी लेनी पड़ती है, सरकार से पेड़ लेना पड़ेगा, ऐसे काटेंगे तो मारेगी सरकार। तो 3-4 फुट जब बर्फ पड़ती है तो उस दौरान आपका आना जाना जो है वो जारी रहता है या बंद हो जाता है सब कुछ? हो जाता है। खैर अब तो रोड खुल जाते हैं क्योंकि मशीनरी बहुत ज्यादा हो गई है। थोड़ा टूरिस्ट एरिया, लेकिन इमरजेंसी के लिए जाते होंगे? इमरजेंसी के लिए जाना पड़ता है, नॉर्मली नहीं जाते? स्टॉक ही रखना पड़ता है, नॉर्मली नहीं जाते? हाँ जी, स्टॉक ही रखना पड़ता है। तो अभी आप स्टॉक करना शुरू कर रहे होंगे? करना। क्या क्या स्टॉक करते हैं? जैसे आटा है, चावल है, दालें है, सब स्टॉक रखेंगे। सब्जियां? लकड़ी, सब्जियां रखेंगे। सब्जियां क्या कैसे स्टॉक करेंगे? चलो आजकल खराब नहीं होती ना, हमारे ठंड के चक्कर में। हाँ, ठंड के चक्कर में फिर रोड खुल जाए तो फिर सब्जी वाले भी सप्लाई दे देते, क्योंकि यहाँ सब्जियाँ तकरीबन अपनी भी हो जाती है लोगों के, तो दिसंबर तक तो चल पड़ती है, उसके बाद तो खरीद के ही करनी पड़ेगी। ज़्यादा आलू ही है और दालें ही चलती है। तो कुछ रेट भी बढ़ जाता है क्या इस टाइम पे? आजकल तो बड़ी महंगाई है सर, बहुत ही ज़्यादा है। अब तो कहाँ रेट तो बढ़ेगा। महंगाई वाकई मतलब इतनी है कि आपको भी एकदम से ऐसा? हाँ, महसूस हो रहा है। ये बात तो ठीक है, सरकार कोई भी आती ना इतनी महंगाई नहीं चढ़ती थी। अब ये नहीं मालूम कि जीएसटी लग रहा है आटा चावल पे भी, तो क्या पता है, ये भी नहीं कह सकते हम तो जब महंगाई बढ़ी है तो 1000 रुपये कट्टे तक आटा मिल रहा है 35 किलो का, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। अच्छा, सेब की बात हम कर रहे थे, मैं एक चीज छोड़ गया। आपका जैसे सेब है ये यहाँ से हमने तोड़ा, तो तोड़ करके हम लोग पैकिंग करेंगे, इकट्ठा करेंगे। हाँ जी। इसको बगैर फ्रीज वगैरह के, बगैर उसके रखेंगे, कितने दिनों तक आपका सेब चल जाता है? यहाँ घर पे रखे? हाँ, घर पे रखे या कैसे भी अगर हम लोग तो आजकल तो ऐसा भी चल रहा है, लोग स्प्रे वगैरह भी करते हैं। जो बिना स्प्रे का सेब होगा उसकी कम से कम 6 महीने की मंडियात है। आपका सेब मंडी में कितने रुपए किलो बिकता है? रेट का मुताबिक तो 20-25 किलो, 20 किलो की पेटी जाए तो 2700 भी जाती है। फिर उसमें जीएसटी है, कुछ है। कितने रुपए किलो उसकी आपको हाथ में जो है पैसा आता है? समझ लो कभी 70, 50, 60, 70, आजकल तो 20-25 रुपए किलो मिल रहा है। 20-25 रुपए किलो आपको मिलता है? हाँ जी। अच्छा, सेब हाँ, बिकता है तो मिलना तो फिर महंगाई, मंडी वाले तो महंगाई देंगे। नहीं, आप जो बेचते हैं आपको हाईएस्ट 20-25 रुपए, 20-25 रुपए ऊपर नहीं मिलता है ना। आगे पहले मिलता है, तब क्रॉप आनी शुरू हो जाएगी तो घट जाते रेट। अच्छा, रेट घट जाएंगे ना फिर तो। अभी जैसे 2700 हो गया, लोगों को क्रॉप कटेंगे, फिर 1500 पेटी आएगी, 1600 पेटी आएगी, 1000 रुपये पेटी। आजकल 700-800 रुपये पेटी जा रही है, तो 20 किलो आप देख ही लो। आप ये आप खरीदारी का रेट बता रहे हैं या आप अपनी बिक्री का बता रहे हैं? बेचने का। अपने बेचने का बता रहे हैं। तो कितना जो है वो रेट कम से कम हो तब आपको मुनाफा हो? कम से कम 50 रुपये किलो तो होना चाहिए। 50 गोल एवरेज चली रहे ना जी। समर्थन मूल्य उसी का तो मांग कर रही है जमींदार लोगों की, समर्थन मूल्य होगा। ये आप 1 नंबर की क्वालिटी का सेब है, उसका दाम आप बता रहे हैं? 50 रुपये किलो बिक जाए तो बेहतर रहता है, क्योंकि गोल एवरेज आ जाती है उसमें। तो दिल्ली में भी तकरीबन अगर हम देखते हैं तो सेब का दाम जो है वो अगर कम से कम रहता है तो करीब जो है 100 रुपए से कम शायद सेब जो है वो अच्छा सेब जो है अभी हम 100 रुपए से कम नहीं मिलता। खरीद ले सेब तो 100 रुपए किलो ही मिलेगा, 100 रुपए कम से कम। और दूसरा उसमें ये भी है कि अगर जो सीजन जो है वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद में 200-200 रुपए किलो तक भी सेब बिकता है, और आपके हाथ में 20 से 25 रुपए आ रहा है। ये थोड़ा पीछे जा रहा तस्वीर दिखाइए, ये घास जो है वो काट करके लेकर के आए। हाँ जी। हाँ,
तो ये घास यहाँ से काट करके ये इकट्ठा करना। ये किस चीज के लिए अभी इकट्ठा कर रहे हैं? सर्दियों के लिए। सर्दियों के लिए इकट्ठा किया ना। तो ये पशुओं के लिए आप इकट्ठा कर रहे हैं अपने? इकट्ठा कर। तो पशुओं में आप क्या क्या पशु रखते हैं इधर? यहाँ गाय भी होगी, भैंस भी होगी, बैल भी हो गए, और बकरियां वगैरह कम है। बकरियां कम है। कम है। तो और लोग जो है शाकाहारी ज्यादा हैं या मांसाहारी हैं, कैसे हैं? शाकाहारी ज्यादा। शाकाहारी ज्यादा है। सरकार आप कह रहे हैं कि इस बार लोगों का रुझान जो है वो थोड़ा बदलाव की तरफ है, कांग्रेस की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो कोशिश ये की थी कि एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाएं। और देखिए, जब हम यहाँ पर खड़े हैं, मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो नाखून है ये बिल्कुल पूरे ठंडे हो रखे हैं। और जब बीच में जब हवा आती है तो बिल्कुल एकदम चीरने वाली हवा है। और ये हम जैसे लोगों के लिए, बाबूजी जो है वो यहाँ पे खड़े हैं, आराम से खड़े हैं, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि अभी जो मौसम से एकदम से अलग से आए हैं, तो काफ़ी दिक्कत है। लेकिन कोशिश ये थी कि शिमला से दूर ले जा करके गांव देहात में, यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो घर हैं उसमें खाली मिलेंगे, बुजुर्ग मिलेंगे या माताएं बहनें मिलेंगी, और जो नौजवान है वो बाहर नौकरियों की तलाश में है, तलाश में है, हाँ, अपने काम में बिजी हैं। तो कोशिश यही थी, हिमाचल के एक आम मतदाता के मन में क्या है, एक आम मतदाता क्या चाहता है, और हिमाचल में किस तरह से लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लोग अपना किस तरह से ज़िंदगी को चला रहे हैं, वो सारी चीज़ें टटोल कर आप तक पहुंचाने की कोशिश थी। तो बहरहाल थोड़ा लंबी बातचीत हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि आपका शायद समय खराब नहीं हुआ होगा, आपको नई चीज़ें सुनने को, समझने को मिली होंगी। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, आगे तक लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हमारा यहाँ तक आना वो सफल हो सके, और बाबूजी के जरिए हिमाचल के लोगों की बात वो देश दुनिया तक पहुंच सके। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। लड़का भी नौजवान है बेचारा, लगा है काम में। हाँ। मेरे जो बुजुर्ग घर में मिलने, बाकी तो ऐसा ही चला। ठीक है, तो यहाँ पर इस बातचीत को खत्म करते हैं। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर